राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है। हालांकि ये लेखानुदान बजट था, अंतरिम बजट था। इस बजट में कोई खास पूरे साल भर के लिए घोषणाएं नहीं की गई। 4 महीने का यह बजट पेश किया गया है, लेकिन काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं से क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं प्रदेश की इकोनॉमी पर, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीए लोकेश कासट जी, पूर्व अध्यक्ष सीए संस्था जयपुर, और साथ में मौजूद हैं सहयोगी भारतीय उत्कर्ष जैन। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, मंडी टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। गुड़ और चीनी की अगर बात करें तो गुड़ और चीनी पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी, पहले से बताया जा रहा है कि कर्जे में डूबी हुई सरकार है। पहला जो पिछली वाली सरकार थी उसने काफी घाटा छोड़ा है, और उस घाटे में ये फिर इस प्रकार की घोषणाएं रहेंगी। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? क्या रेवेन्यू जनरेशन की भी योजनाएं इस बजट में आप देखते हैं? लैंड टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर यह घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा दिया गया है, 150 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है उसमें, तो यह भी कहीं ना कहीं बोझ बढ़ने वाला है। रोडवेज की बात करें, 50% कर दिया गया है। बुजुर्गों की यात्रा में जो 30% की छूट थी उसको 50% कर दिया गया है। भर्तियां तो हालांकि की गई है। उसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना, गरीब परिवार की बेटी को 1 लाख की सेविंग का बॉन्ड उसे दिया जाएगा। प्रसव के दौरान 6,000 रुपए ये राशि कर दी गई है। मेट्रो का विस्तार कर दिया गया है। 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात की गई है। 1500 करोड़ सड़कों के डेवलपमेंट पे खर्च किए जाएंगे। किसानों को लोन दिया जाएगा। 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड, एक तरीके से गोपाल क्रेडिट कार्ड के रूप में ये दिया जाएगा। ये तमाम जितनी भी जो घोषणाएं की गई हैं, इन घोषणाओं में जाने की बातें की जा रही है, आने की बातें कहीं नजर नहीं आ रही। तो आप किस नजर से इसको देखते हैं एक प्रोफेशनल के तौर पर? देखिए, ये जो बजट हमें आज पेश किया गया, इसके अंदर जो सबसे पहली बात जो आपने बोली कि विभिन्न प्रकार के खर्चों की बात की, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। अगर इसके बारे में चर्चा की जाए, वैसे ही बताया गया है कि राजस्व अभी खाली पड़ा है, पिछली सरकार ने घाटा दिया है। ये बात अगर हम नोट करें तो हर बार जब नई सरकार आती है तो वो हमेशा यही बोलती है कि पिछली सरकार ने खाली छोड़ दिया फंड। तो ये जब पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस से जब अभी वापस बीजेपी है, तो हम इस चर्चा पे ना जाके अगर हम ये चर्चा करें कि पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा, तो इस पूरे जो बजट पेश किया सरकार ने, इसमें ये बात बिल्कुल कहीं पे भी नहीं की गई कि पैसा कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी बात जो सरकार को आज के डेट में करनी चाहिए थी वो ये थी कि जो आम आदमी पे एक वित्तीय भार पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल पे जो विभिन्न प्रकार के टैक्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, जो वैट की रेट है, एक आम आदमी उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में कम से कम सरकार पेट्रोल और डीजल पे वैट रेट घटाएगी, और जो कि सरकार ने कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर आम जन को वादा भी किया था। तो ये वादा पूरा होता हुआ इस 4 महीने के बजट में कहीं नहीं दिखा। तो पहली चीज़, सरकार को ये रेट पे सोचना चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार की अगर हम बात करें कि पैसा अब आएगा कहाँ से, तो सरकार को जो दूसरे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस है, इनके बारे में चर्चा और करनी चाहिए थी। लिकर पे सरकार को क्या टैक्स अतिरिक्त कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा कोविड के टाइम पे सरकार का तो ये कहना था कि लिकर की सेल्स की वजह से काफ़ी सारा राजस्व फंड आया था। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि लिकर पे टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और फंड्स को इंक्रीज करने पे एक स्टेप बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़, सरकार ने ये जो टैक्स होटल्स पे, रेस्टोरेंट पे, ये जो लग्जरी टैक्स होता है, सरकार को ये लग्जरी टैक्स भी इंक्रीज करने के लिए काम करना चाहिए था। मीन्स अगर लग्जरी टैक्स भी बढ़ा दिया जाए, देखिए सरकार बात कर रही है कि गरीब के लिए ये बजट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमीर के लिए बजट नहीं है। अमीर भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उन एक्टिविटीज़ पे अगर हम टैक्स वसूल के उस गरीब को कैसे देंगे, अगर इस बारे में अच्छे से चर्चा की जाती तो मेरे हिसाब से ये और भी बेहतरीन बजट हो सकता था। लोकेश जी, आप ये जो बजट इंटरिम बजट जो पेश किया है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, अगर ये पूरा आप ओवरऑल देखते हैं तो ओवरव्यू क्या निकलता है? इससे कितना अतिरिक्त भार पड़ने वाला है राज्य सरकार पर? जी, इस बजट को अगर हम देखें, क्योंकि सरकार ने इस बजट में, दिया कुमारी जी ने इस बजट में केवल अभी खर्चों की बात की है, तो भार तो देखिए अवश्य ही पड़ने वाला है। सरकार ने बताया है कि भाई रोड सेक्टर में सरकार बहुत अच्छा काम करने वाली है, जल
संकट जो हमारे राजस्थान प्रदेश में हमेशा रहता है, उस पे सरकार बहुत अच्छा काम करने वाली है। पर वित्तीय की बात करें तो वित्तीय संकट, जब डेवलपमेंट की बात करें तो पैसा तो चाहिए ना, तो ये पैसे के लिए सरकार पे मेरे को लगता है अतिरिक्त भार और पड़ेगा, जिसके लिए हमें केंद्रीय सरकार से काफ़ी सारे अनुदान, काफ़ी सारे सब्सिडीज हमें चाहिए रहेंगी। तो इस पे सरकार को वर्किंग करनी बिल्कुल। पड़ेगी। रोड्स डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ 1500 करोड़ का प्रावधान किया है जी। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें, कई एमनेस्टी स्कीम्स लागू की गई हैं, उन एमनेस्टी स्कीम्स में पेनल्टियां माफ कर दी गई है, टैक्स माफ कर दिया गया है, तो ऐसे में राहत जरूर है, लेकिन एमनेस्टी स्कीम के द्वारा भी जो राहत दी जा रही है, जो माफी की जा रही है टैक्स की, पेनल्टीज की, तो ऐसे में राजस्व पर इसका भी किस प्रकार से प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, एमनेस्टी स्कीम की बात करें, सरकार अभी गठित हुई है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में एमनेस्टी स्कीम की आवश्यकता थी। सरकार ने एमनेस्टी स्कीम लाने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति कानून की पालना नहीं कर रहा है, पिछले 3-4 सालों से कानून की पालना नहीं कर रहा है, कोई टैक्स नहीं चुका रहा है या किसी फॉर्म को नहीं भर रहा, एमनेस्टी स्कीम लाके हम उसको एग्जिट होने का रास्ता दिखाते हैं। मतलब तूने 3-4 साल से किसी व्यापारी ने या किसी व्यक्ति ने भी कोई कानून फॉलो नहीं किया, एमनेस्टी स्कीम लाओ और उसको बाहर भेज दो। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति पिछले 3-4 साल से या पिछले काफ़ी सालों से सही रूप में टैक्स भर रहा है, सही रूप से कानून की पालना कर रहा है, एमनेस्टी स्कीम लाना उसके साथ धोखा है। मतलब एमनेस्टी स्कीम लाना मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा वो चुपचाप बाहर निकल जाओ, ये कहना गलत है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे अतिरिक्त टैक्स भार जो सरकार को कम पड़ा वो वसूलना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रदेश की वित्त व्यवस्था को मजबूत करने की बात आपने कही है, लेकिन आमजन की अगर राहत देने की बात की जाती है तो राहत की उम्मीद लगाकर बैठी जनता को जरूर इससे राहत मिली होगी। इसके अलावा वाहनों के टैक्सेस को लेकर के भी घोषणा की गई है। ई लाइसेंस देखने को मिलेगा, जिसे लाइसेंस लेकर के नहीं गया कोई व्यक्ति, घर से निकल गया, लाइसेंस घर पे है तो चालान उसका कट जाता था, अब लाइसेंस भी ई लाइसेंस हो जाएगा और आरसी जो है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी ई आरसी जारी किया जाएगा। और उसका जो स्मार्ट कार्ड जारी होता था, स्मार्ट कार्ड की फीस पे करनी पड़ती थी, तो वो फीस भी अब वो उसको देनी नहीं पड़ेगी। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है कि हम कभी भी डिजिटल युग में जब आगे बढ़ते हैं और डिजिटल युग की बातें करते हैं तो ये बहुत अच्छा सुनने में लगता है। बट पहला प्रश्न फिर से यहीं आके खड़ा हो जाता है कि हम जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से लागू करेंगे, लेकिन आज भी गांवों के अंदर डिजिटल चीज़ें सही रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अभी, अगर आप डिजिटल लाइसेंस की बात करें तो क्या गाँव के अंदर भी सरकार डिजिटल लाइसेंस की बातें कर रही है? क्या जयपुर शहर छोड़ दीजिए, जोधपुर शहर छोड़ दीजिए, उदयपुर शहर छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े शहर है वो एक बार छोड़ दीजिए, उनके आसपास के जो एरिया है, क्या ये स्कीम राजस्थान के लिए है या केवल कुछ शहरों के लिए है? सरकार को इस बारे में भी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात हुई, आपने कहा कि इस बारे में चिंता करनी चाहिए, पेनल्टी वसूलनी चाहिए, लेकिन बात करें, मुफ्त में बिजली बांटी जा रही थी, मुफ्त में मोबाइल बांटे जा रहे थे, इस प्रकार की योजनाएं जो थी पिछली सरकार की, अगर बात करें, गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जिससे कि महंगाई राहत कैंप के नाम पे लोगों को राहत दी गई थी। उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो देना चाहिए था? देखिए, एज अ प्रोफेशनल मैं बात करूं तो मुझे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात आपको यहाँ याद दिलाता हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छी की थी कि फ्री में किसी को कुछ नहीं दूंगा, सबको इस काबिल बनाऊंगा कि सब अपने योग्यता अनुसार चीज़ों को पा सके। तो मुफ्त में देना ये राजस्थान में जो प्रचलन है, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं बात करूं तो ये मुफ्त की चीज़ें सरकार को धीरे धीरे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो तो भी फ्री बांटना गलत था, चाहे वो बीजेपी सरकार हो तो भी फ्री बांटना गलत है। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ की को लेकर के काफी सारा देखा जाता था, जमीनें बिक जाती थी, गहने बिक जाते थे, परिवार को बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़ता था। ऐसी एक सडन एक आपदा वो महसूस करता था, उसके घर में हार्ट अटैक होता था तो 1.5-2 लाख 3 लाख का उसका खर्चा होता था। ऐसे में चिकित्सा के क्षेत्र में जो योजना चलाई गई थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, हालांकि उसका लोड जो था वो सरकार के ऊपर था, जो पात्र लोग थे पूरी प्रीमियम सरकार को पे करनी पड़ रही थी, और कुछ लोग जो थे जो रह गए थे उस श्रेणी में, उनको 850 रुपए की प्रीमियम पे सरकार वो योजना का लाभ दे रही थी। तो क्या इस प्रकार की योजनाओं का भी लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए फिर आपकी नज़र में? स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, देखिए, स्वास्थ्य एक आम नागरिक की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा
ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक आम आदमी का हक बनता है और आम आदमी का काफ़ी रहता है कि वो सरकार उसकी इन दो क्षेत्र में कम से कम मदद करे। तो स्वास्थ्य के लिए जितनी भी योजना चलाई जाए मेरे हिसाब से वो सारी योजनाएं सही है। शिक्षा को संबंधित सारी योजनाएं सही है। तो जो आपने बात की चिरंजीवी योजना की तो वो सही थी, पर उसमें थोड़ा सा संशोधन कर हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और उसको और बेहतरीन रूप से बनाना चाहिए। लेकिन स्किल डेवलपमेंट को इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप कह रहे हैं शिक्षा पर जोर देना, और अभी जो इंटरिम बजट केंद्र सरकार ने निकाला उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया था, और अभी जो ये राज्य सरकार ने इंटरिम बजट निकाला है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। तो क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस काबिल हम बनाएंगे कि आपको फ्रीबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्किल डेवलपमेंट को एज अ यूथ आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, अब स्किल डेवलपमेंट की अगर हम चर्चा करें, जी। स्किल डेवलपमेंट को लेके अभी तक सरकार ने जो कुछ कार्य किए, सबसे पहले सरकार को वो जनता के सामने भी रखने चाहिए। आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोग्राम हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एक बैंक द्वारा संचालित, जिसको हम बोलते हैं रूरल स्किल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो सरकार जब ट्रेनिंग देती है तो उस ट्रेनिंग के नतीजों को भी तो हाईलाइट करे। केवल ये बोलना कि हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कितना पिछला पैसा खर्च किया, उस खर्चे का कितना बेनिफिट हमें मिला, जब तक सरकार हमें ये नहीं बताएगी। अच्छा, ये भी एक देखने वाली बात है लोकेश जी कि स्किल डेवलपमेंट पे तो जोर दिया, लेकिन ये भी आप देखिएगा कि अभी जो इंटरिम बजट सेंट्रल ने निकाला है उसमें रीट्रेनिंग के ऊपर भी काफी बजट दिया गया है। तो स्किल डेवलपमेंट के बाद में भी जिन्हें ट्रेन किया जा चुका है उन्हें रीट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ रही है, और ऐसे काफी सारे लोग थे। देखिए, जैसे अगर आप बात करते हैं रीट्रेनिंग की जी, तो पहला प्रश्न ये उठ जाता है कि वो पहली ट्रेनिंग सही क्यों नहीं हुई, कि हमें रीट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी क्यों रही है। हाँ, तो वो रीट्रेनिंग भी एक तरीके से अतिरिक्त भार के रूप में हम लेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम है अगेन वो हमारा भार बढ़ा रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं, बट मैं उसमें ये बोलना चाहूंगा इम्प्रोवाइजेशन, इसमें हम जितना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सके, अच्छे प्रोफेशनल्स को जोड़े, अच्छे ट्रेंड पर्सन्स को जोड़े, तो मुझे लगता है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक बेहतरीन प्रोग्राम के रूप में सामने आ सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है, किसानों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार मांग करता है, कांग्रेस के बड़े नेता भी मांग करते नजर आते हैं कि किसानों की जेब में डायरेक्ट पैसा डाल दो। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि स्किल को डेवलप करना चाहिए, उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, तो ऐसे में प्रोसेसिंग यूनिट्स पर फोकस मैं शायद नहीं देख पा रहा हूं, इस बजट में भी नहीं है, और सेंटर का बजट है उसमें भी इस प्रकार की योजनाएं नहीं है। कि आज आप देखिए कोई भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि एक मूंगफली का उदाहरण मैं लेता हूं। मूंगफली को लेकर के अगर किसान जाता है मंडी के अंदर, उसे वहां पे 50 से लेकर के 80-90 रुपए तक का 1 किलो का भाव मिलता है। वही अगर प्रोसेसिंग होकर के वही मूंगफली अगर सिक जाती है और सिकने के बाद में वो 200 रुपए किलो बिकती है, वही मूंगफली अगर उसका दाना निकाल लिया जाता है, उसको बेसन में डाल करके अगर उसको किया जाता है तो 300 से 350 रुपए में हो जाती है। वही मूंगफली अगर किसी मिठाई में काम में ले ली जाती है, तो मतलब एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के किसानों को ट्रेंड करने का किसी प्रकार का अगर एक चलाया जाए, अभियान चलाया जाए, तो जो आपकी बात है वो शायद कारगर होती नजर आएगी। देखिए, किसान की बात करें तो भारत में जय जवान जय किसान, और किसान देश की जान है। तो किसान को लेके तो जितनी भी स्कीम चलाई जाए वो कम है। किसान की अगर हम ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम देखें, आपने कहा किसान को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अभी जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हम देखेंगे आजकल कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो किसान रिलेटेड नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट में अगर किसानों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे फसलों को और बेटर बनाया जाए। अगर आपने कहा प्रोसेसिंग की बात, मैं मूंगफली के एग्जांपल को लेकर आपको आगे बताता हूं। आपने बोला मूंगफली के विभिन्न प्रकार से हम मूंगफली को बेच सकते हैं, लेकिन किसान को अगर बेसिक लेवल पे जानकारी दी जाए कि आपकी डिमांड्स क्या है, किस प्रकार की मूंगफली की कितनी डिमांड है, मीन्स प्रोसेस्ड मूंगफली की कितनी डिमांड है, छिली हुई मूंगफली की कितनी डिमांड है, रॉ मूंगफली की कितनी डिमांड है, पहले से उनको एक डेटा दिया जाए और उनको जागरूक किया जाए कि आपको किस हिसाब से खेती करनी चाहिए, तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी ज़्यादा उजागर होके आएंगे। अभी हो क्या रहा है, किसान को बताया जाता है तुमको बस मूंगफली उगानी है। अब वो मूंगफलियाँ उगाने में लग जाते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि किस क्वालिटी की मूंगफली कितनी उगानी है,
क्योंकि हर एक मूंगफली की अलग अलग टाइप की डिमांड के डिमांड है। अकॉर्डिंग ट्रेनिंग नहीं हो रही डिमांड के अकॉर्डिंग अगर ट्रेनिंग पे हम फोकस करें तो ये और भी ज्यादा बेहतरीन चीज हो जाए। जी। जी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सीए लोकेश कासर जी। लोकेश जी, अपन चर्चा कर रहे थे जिस प्रकार का वित्तीय प्रबंध होना चाहिए, बजट में घोषणाएं कर दी गई हैं, राहत दे दी गई है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन की जो बात आप कर रहे थे कि रेवेन्यू जनरेशन की कहीं इस प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई है। क्या कुछ आप कहते हैं इस पूरे बजट को लेकर के जो घोषणाएं हैं, अपन बातचीत कर रहे थे कि क्या स्वास्थ्य की योजना है वो योजना लागू करनी चाहिए थी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बजट को आप ओवरऑल अवलोकन करें कि ये बजट किस प्रकार आम आदमी तक पहुंचेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इंटरिम बजट की अगर हम बात करें तो 4 महीने में लगता है कि ये 4 महीने लायक बजट के हिसाब से घोषणाएं हैं। सरकार अभी नई है, सरकार में इस बार आप काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे जो पहली बार है, परंतु सरकार का एक्सपीरियंस पुराना ही है। तो कलेक्शन की बात करें, हाँ, बजट में कलेक्शन की कहीं पे भी बात नहीं की गई कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार का अभी यही मानना है कि जो तरीका चला आ रहा है कलेक्शन का, उस तरीके को हम स्थिर रखते हैं और जो खर्चे हैं उन खर्चों में कहीं कटौती करते हुए ये नए जो फंड सरकार ने अभी घोषित किए हैं इसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। सरकार का पूरा रुझान दिखा कि सरकार डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, पर डेवलपमेंट के साथ साथ जैसा कि पहले कहा, पैसा कहाँ से आया। अब हम एक एक करके अगर चर्चा करें तो सरकार सबसे पहला पैसा वसूल करती है जो स्टेट टैक्स होता है। स्टेट टैक्स मीन्स जो सेंट्रल जीएसटी सरकार वसूल करती है। तो सेंट्रल जीएसटी किस आइटम पे कितना लगेगा ये ओवरऑल सेंट्रल से तय हुआ है, तो इसमें सरकार कुछ छेड़ नहीं सकती। दूसरी हम बात करें जो लग्जरी टैक्स है, लग्जरी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, वो चाहते तो कर सकते थे। और एक टैक्स और है जो हमारे राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रखा, जो काफ़ी राज्य है जैसे महाराष्ट्र वहाँ पे लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल वहाँ पे लगा हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में देखिए अभी राजस्थान में काफ़ी बाहर की कंपनीज आके कार्य कर रही है, तो सरकार चाहती है तो प्रोफेशनल टैक्स भी हम लोग यहाँ राजस्थान राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ से एक रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा। तीसरा अगर हम बात करें, सरकार के पास टैक्स वसूल होता है पेट्रोल और डीजल। जैसा कि मैंने कहा, पेट्रोल डीजल को कम कर देना चाहिए ताकि आम आदमी थोड़ा राहत पा सके। लेकिन लोड तो फिर भी बढ़ेगा अगर आप पेट्रोल डीजल, राजस्थान की अगर बात करें, हर स्टेट की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वित्त को जुटाने की। राजस्थान में अगर वित्त को जुटाने की बात करें तो सबसे बड़ा मैं समझता हूं रेवेन्यू का जनरेशन का एक बड़ा जरिया स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, वो पेट्रोल डीजल है। और इसी वजह से राजस्थान की सरकार हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती है। राजस्थान में कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने हैं या बढ़ाने हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा आर्थिक भार सरकार को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इस बजट में जिस प्रकार की घोषणा नहीं की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो घाटा है, पिछली सरकार का घाटा बताया जा रहा है और हर बार हर सरकार बताती है कि पिछली सरकार घाटा छोड़ करके गई है, ऐसे में आज ये राहत नहीं देना, और अगर बीजेपी चाहती तो यहां पर इसको लोकसभा चुनाव के लिए इनकैश भी किया जा सकता था। लोकसभा चुनाव सामने है, पेट्रोल डीजल के लिए छूट करके और एक वाहवाही लूटी जा सकती थी। तो क्या यहां पर दूरगामी सोच नजर आती है आपकी? तो मैं यहीं पे आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, सरकार को चाहिए लग्जरी टैक्स बढ़ाए। जो जना ज्यादा खर्चा कर रहा है, अननेसेसरी खर्चा कर रहा है, उस पर टैक्स बढ़ना चाहिए। और पेट्रोल डीजल पे जब हमने टैक्स कम किया, उससे जो भार बढ़ेगा, अगर लग्जरी टैक्स लगाया जाए, प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाए, या और भी अन्य प्रकार के ऐसे टैक्स लगाए जाए जो अतिरिक्त खर्चों पे लगने चाहिए, तो अपने आप एक तरीके से फंड आएगा भी और उधर दूसरी तरफ फायदा भी मिलेगा। ये तो रेवेन्यू जनरेशन की बात हुई, जैसा कि आपने कहा कि किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सीजीएसटी को नहीं छेड़ा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सीजीएसटी को नहीं छेड़ सकती है। तो ऐसे में वो कौन कौन से चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर टैक्स घटा के जनता को सीधा फायदा दिया जा सकता है? देखिए, अगर हम केवल टैक्स की चर्चा करें तो सरकार के पास आज की डेट में केवल लिकर और पेट्रोल ही ऐसे दो एरिया है जहां सरकार सीधे रूप से टैक्स की वसूली करती है। टोबैको पे, टोबैको मीन्स आप जितने भी नशीले पदार्थ हम बोल सकते हैं, अगर मैं लिकर में मेरे सब आ गया, तो इन सब पे सरकार को टैक्स नो डाउट बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ व्यसन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल उन पे टैक्स बढ़ना चाहिए। और क्यों नहीं बढ़े? सरकार एक तरफ खुद कहती है, आज हम एक आम आदमी मूवी देखने जाता है, उसको मूवी से पहले ये दिखाते हैं कि ये सब करना गलत है, तो जब सरकार मानती है गलत है तो इन पे टैक्स वसूलो ना।
बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चीज, मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था, बिजली को लेके भी एक स्कीम सरकार बना सकती है कि अभी आप बात करते हैं बिजली फ्री देने की, क्यों ना इसको ऐसे कर दिया जाए कि अगर आपने एक लेवल तक यूनिट कंज्यूम किया है तो आपका एक नॉर्मल बिजली का पर खर्च यूनिट रहेगा, कंजम्पशन के हिसाब से उसे बाइफिकेट अगर कर दिया उसकी जाए स्लैब डाल दीजिए। नहीं, स्लैब तो शायद बने हुए हैं, स्लैब के अकॉर्डिंग ही सर, स्लैब उसको बने हुए कैलकुलेट हैं, किए जाते हैं। स्लैब बने हुए हैं। मेरा जो पॉइंट है वह यही है कि एक स्लैब के बाद ड्यूटी या बिजली की दर पे पर यूनिट चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखिए होता क्या है, सपोज एक आदमी 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और एक आदमी 10,000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। मेरा पॉइंट यही है कि जो जनाब बिजली वेस्ट कर रहा है उससे ज्यादा बिल्कुल। हम पर यूनिट बिल्कुल, चार्ज करें, और जो जना नॉर्मल यूज कर रहा है उसको नॉर्मल दर चार्ज करें। इससे वित्तीय प्रबंधन भी शायद बेहतर हो सकेगा, रेवेन्यू जनरेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें बिजली की, तो बिजली में सेंटर का जो बजट था वो देखा, उसमें भी सोलर को महत्व दिया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी एक लॉन्ग विजन से देख रही है कि अगर सोलर पैनल फिट हो जाएंगे, प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा, तो लोड जो है पावर जनरेशन यूनिट्स जो है उनके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा, और जो भार पड़ता है, कोयला खरीदना पड़ रहा है, महंगी दरों में बिजली खरीदनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का बजट उससे भी गड़बड़ाता है। इसमें भी कहीं विजन नजर आ रहा है। देखिए सोलर की बात अगर हम शुरुआत से करें कि सोलर जब लॉन्च हुआ, नो डाउट हमारे देश के अंदर बिजली संकट को देखते हुए सोलर एक प्राथमिकता का विषय है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने सोलर को और आगे बढ़ाने के लिए एक योजना चालू की थी, कुसुम योजना, जी, जिसके तहत काफी एक बेनिफिट हम सोलर के रूप में किसानों को भी देना चाह रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या सोलर योजना का, कुसुम योजना का बेनिफिट सभी लोगों को उचित रूप से दिया गया। इसमें लीड बैंकर था जी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर बोला गया कि आप किसानों को लोन दीजिए ताकि आप सोलर प्लांट किसान ऐसी जमीनों पे लगा सके जो उपजाऊ नहीं है। वो डेटा दीजिए, सरकार से मेरा ये इसमें कहना रहेगा कि वो डेटा दीजिए कि कितने किसानों को अन उपजाऊ जमीन के लिए सोलर लोन दिए गए। आप वो डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की कुछ स्कीमें केवल कागजों में ही रह गई, वो आम आदमी तक, आम किसानों तक पहुंच ही नहीं पाई। बैंकों में जब किसान लोन लेने गया तो बैंकों के मैनेजर्स ने किसानों को ये बोला कि बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी दे, जबकि कुसुम योजना में साफ साफ लिखा हुआ था कोई योजना नहीं देंगे। तो सोलर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सोलर लगाएंगे, बहुत अच्छा है, बट मेरा ये है वो कागजों में ना रहे, वो एक्चुअल इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लोकेश जी जानना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू कर रहे हैं किसानों के लिए। किसानों को, गोपालकों को एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 5 लाख तक का उसको लिमिट होगी और 5 लाख तक वो यूज कर सकेगा। इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या उनके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा? किसानों के लिए देखिए, जो ऑलरेडी स्कीम चल रही थी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है। अलग से नई स्कीम निकाल के एक नया नाम देके उसको मीडिया में मेरे हिसाब से प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई मेरा पॉलिटिकल जवाब नहीं, या मैं किसी के इसमें खिलाफ नहीं, परंतु क्या हम कोई स्कीम लाए तो क्या पहले वाली स्कीम कितनी बेहतरीन लागू हो चुकी है। आप किसानों से बात करके देखिए, आपको पता चलेगा। मेरे काफ़ी कुछ किसान भाई टच में हैं। जैसे ही हमारी वित्त मंत्री जी ने जब ये अनाउंसमेंट किया, मैंने उन किसानों को फ़ोन पे उनसे चर्चा की और पूछा भाई ये क्या स्कीम तुम्हारे लिए, तुमको लगता है फ़ायदेमंद होगी? तो बोले हम पशु को अपने बच्चों जैसा पालते, हमें नहीं लगता कि हमें इस पशु के लिए किसी कार्ड की ज़रूरत होगी। हम ऑलरेडी जो अपने किसान क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर अगर और कुछ बेनिफिट ऐड ऑन कर दिया जाए, चाहे इस स्कीम का नाम चेंज कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। तो आपके अनुसार क्या है, ये पुराना जो प्रोडक्ट है नए लिफाफे में पैक करके दे दिया गया? थोड़ा सा मुझे ये वाला नाम ऐसा ही लगा कि एज पुराने टैक्स प्रोडक्ट पेयर किसान क्या चाह रहा है? जैसे आप क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, तो टैक्स पेयर जो किसान हैं वो क्या चाह रहे हैं कि उन्हें क्या ऐसा मिलना चाहिए? देखिए, किसान की वैसे ही जो कृषि आय है वो इनकम टैक्स के अधीन नहीं आती, ना ही वो जीएसटी के अधीन आती है। तो किसान केवल सरकार से ये अपेक्षा रखता है कि जब किसान को समस्या आए तो सरकार उसके साथ खड़ी रहे। किसान में, हमारे राजस्थान राज्य में किसी जगह किसान को समस्या आती है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, किसी जगह समस्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी है। तो ये दोनों प्रकार की समस्याएं किसान झेलता है। गर्मियों का समय आने वाला है
तो मेरे हिसाब से अगर किसान के लिए कुछ करना है तो उसको केवल पानी उपलब्ध करवा दो। हमारा देश का किसान बड़ा ही सेंसिटिव है। पानी को लेकर जो किसानों की समस्या थी, सिंचाई की योजना ERCP जो बड़ा मुद्दा था चुनाव में, उसको लेकर के MOU हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और बजट में भी उसका जिक्र किया गया है। तो ऐसे में बढ़ गया है बिल्कुल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को राहत, जो आपने कहा कि पानी उपलब्ध करा दो तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो यहाँ इसको किस नजर से देखेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा किसान के पास जैसे MOU आपने कहा है बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन कदम है कि हमने MP राज्य से ये MOU किया और पानी राजस्थान तक पहुँचेगा। तो पॉइंट यही है, किसानों को कोई स्कीम मत दो, किसानों को किसी लोन में मत उलझाओ, उनका काम यही है उनको पानी उपलब्ध कराओ और उनको नई से नई तकनीक सिखाओ कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किसान ऐसे ही राजी है। लोन माफ़ी योजना देना, किसी भी प्रकार का उधारी देना, देखिए क्रेडिट कार्ड मतलब क्या है, एक तरीके से उधारी। अब आप चाहे उसको कुछ भी नाम दे दो, अब जब किसान उसको इस्तेमाल कर लेता है और बैंकिंग नॉर्म्स के तहत किसान को वो जब पैसा लौटाना है तो लोगों को उधारी देने का काम नो डाउट करना पड़ेगा। अभी पैसा नहीं है, लेकिन साथ साथ इनकम जनरेशन का सोर्स भी अगर हम बता दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्कीमें बहुत अच्छी है सरकार की, उनको और बेटर अगर हम बनाए थोड़ी योजनाओं के साथ। कोई भी अनाउंसमेंट किया, ये तो देखिए कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पीछे का डेटा क्या है। अगर सरकार बोलती है हमने नया कार्ड ला दिया, ठीक है, ना दिया, एक बार साथ साथ ये भी बोल दीजिए कि पुराने जो कार्ड्स इशू किए उनका ये डेटा है, उनका ये रिजल्ट है। मुद्रा योजना की बात करें, जो छोटे व्यापारी है उनको इमीडिएट एक छोटा सा कर्जा 50,000 का चाहिए, शिशु और वो कई सारी कैटेगरी में, 2-3 कैटेगरी में उनको कर्जा दिया जाता था। जो फॉर्मेलिटीज, गारंटी उसके पास में नहीं होती थी, उसके अगेंस्ट में कुछ रखने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता था। सरकार ने कहा कि सरकार की गारंटी है, सरकार की गारंटी के बेस पे बैंक उन लोगों को, रेडी पटरी वालों को 50,000 का 1 लाख रुपए का लोन दे। मोटे तौर पर देखा जाए NDA की सरकार सेंटर में रही और फिर अभी BJP की सरकार है। किसानों को हो, युवाओं को हो, व्यापारियों को हो, लोन देने की बात की जा रही है, डायरेक्ट जो बेनिफिट देने की बात हो रही है वो नहीं की जा रही है। अधिकांश योजनाओं में आप देखेंगे तो डायरेक्ट पैसा लोगों की जेब में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कुछ जो अड़चनें आ रही थी उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। तो इनको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, मुद्रा लोन एक बहुत ही अच्छा कदम था सरकार का कि मुद्रा लोन जो ऐसे युवाओं को देना जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, पीछे कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको सरकार ने बोला कि इनको एक बार प्रोत्साहित करने के लिए लोन दो। अच्छा काम किया, लोन दिया, इस्तेमाल किया, साथ में डेवलपमेंट करके उनको यूज़ करना भी सिखाया। पर देखिए पॉइंट यही है, जिन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया बहुत अच्छा, पर क्या ऐसे केसेस भी है लोगों ने लोन लिया और वो लोन वापस नहीं चुकाया, मुद्रा लोन लिया, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सोचिए ना। प्रॉब्लम यही है कि सही आदमी तो सही कर रहा है, लेकिन जो गलत आदमी गलत कर रहा है उसका जो भार पड़ता है सही आदमी पे। सारी समस्या की जड़ यहीं पे ही है। तो अभी आपने देखा होगा सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम निकाली हुई थी जहाँ पे सरकार ने सब्सिडी भी दी है, लोन पे ब्याज की सब्सिडी भी दी गई थी, जिसका भार देश पे पड़ रहा था, राज्य पे पड़ रहा था। अब आप अगर सोचिए किसी व्यक्ति ने अगर झूठे कागज सबमिट करके लोन लिया और सरकार से सब्सिडी उत्पन्न कर दी, सब्सिडी ले ली जी, क्या सरकार का कर्तव्य ये नहीं बनता कि ऐसे आदमी को भी पकड़े और उससे डबल पैसा ले, ताकि एक रेवेन्यू जनरेशन का एक काम ये भी स्टार्ट हो बिल्कुल जाए। इस पर चर्चा जारी रखेंगे लोकेश जी। फिलहाल हमारे साथ जोधपुर से दयाल सिंह जी लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दयाल सिंह, आप जोधपुर में वहां पर मौजूद हैं, किन लोगों के बीच में आप हैं ये बताएं, और ये भी बताएं कि इस बजट के बाद में किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही? एक बार फिर से दोबारा रुख करेंगे दयाल सिंह का। चर्चा लगातार जारी रखते हैं, जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी लोकेश जी से। लोकेश जी, बात करें वित्तीय प्रबंध की, आप बात कर रहे थे, रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। राजस्थान जिसके पास में विरासत है, धरोहर है, ऐसे टूरिज्म पैलेस है जहां पर
सरकार अगर उनको डेवलप करे, तो इस बजट में इस प्रकार का कोई आपको प्रावधान नजर आता है जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और सरकार का रेवेन्यू है वो बढ़ सकेगा? अगर इस बार के बजट की बात करें, सरकार ने टूरिज्म को लेके देखिए कोई बात नहीं की। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र मैं इसको कहूँगा, कि इसको कुछ भी छेड़ने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज राजस्थान में जिस हिसाब से टूरिज्म इंडस्ट्री बूम पे है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देखिए जब भी मिलेगा, बजट में भी दिखा 100 करोड़ की जितना लागत से development महाराणा होगा। प्रताप सर्किट बनाने की बात कही गई है। 100 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है, इसका क्या आप इफेक्ट मानते हैं राजस्थान में टूरिज्म के डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, टूरिज्म को डेवलपमेंट को लेके मुझे, अगर ये 100 करोड़ की आप बात करें तो इससे टूरिज्म पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान में टूरिस्ट आता कब है? हम इसकी वित्तीय चर्चा पे अगर जोर डालें और लोगों की मानसिकता पे जोर डालें, वो पुरानी धरोहर को देखने आता है। राजस्थान पुरानी धरोहर के लिए जाना जाता है। उस टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए उस टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने जो डेवलपमेंट की बात की है, मेरे को लगता है रोड्स अच्छी हो जाए, टूरिस्ट आता है। होटल्स जितने अच्छे बेहतरीन होंगे, टूरिस्ट आता है। तो अगर यही सरकार ने कहा है बजट में, तो वो इनडायरेक्टली टूरिज्म इंक्रीज होगा और राजस्थान के अंदर वो टूरिज्म से जो अतिरिक्त फंड आएगा वो आएगा। तो बजट के अंदर टूरिज्म को लेकर कोई विशेष तौर पे अलग से चर्चा नहीं की गई। दो चीजें मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की बात की है। दूसरी ओर बात करें, 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। 100 करोड़ आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप सर्किट पे खर्च करते हैं और 315 करोड़ 20 मंदिरों पे खर्च करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग मुद्दे मैं बोलूँगा। मंदिरों पे जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको देखते हुए बिल्कुल मंदिरों में खर्च होना चाहिए पैसा। हमारे ट्रस्ट पे भी बहुत पैसा है, तो सरकार इसमें एक योजना बना सकती है। ये मेरी एक केवल राय है, अगर सरकार तक पहुंच सके आपके माध्यम से, कि ट्रस्ट के अंदर जितने भी मंदिर हैं सब में ट्रस्ट में सबके ट्रस्ट बने हुए, किसी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी ट्रस्ट में बहुत कम पैसा है। तो क्यों ना ऐसा कुछ एक स्कीम बनाई जाए कि एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को बेनिफिट पहुंचा सके और साथ साथ सरकार उनके साथ जुड़े। और मैं तो बोलूँगा 315 नहीं, ये पैसा 1000 करोड़ से भी ऊपर मंदिरों पे आसानी से खर्च किया जा सकता है। इसे डिसेंट्रलाइज करके अगर यूज किया जाए तो ज्यादा बिल्कुल। देखिए क्या होगा, आज मैं बोलूँ कि मेरा एक ट्रस्ट है और 1000 करोड़ मेरे पास पड़े और आपका एक ट्रस्ट है और आप बोलो पैसे ही नहीं है डेवलपमेंट के, तो आपका तो अपेक्षा है कि सरकार आपको पैसा देगी और मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ना सरकार एक ब्रिज बने, एक माध्यम बने सभी मंदिरों के बीच में, सभी धार्मिक स्थलों के बीच में। ये आपका प्रस्ताव रहा और ये इनको ब्रिजिंग करने की बात हुई, लेकिन अगर सरकार उन मंदिरों के रिनोवेशन पे, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी साज सज्जा को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग धार्मिक आस्था के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उस पर जाने के लिए अगर जाएगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वहां लोकल व्यापार है वो बढ़ेगा, तो इसमें क्या आपको लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है इससे? देखिए, कोई भी जगह अगर अच्छी होती है तो पर्यटन को बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलता है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि 22 जनवरी को हमने आज रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बहुत सफलपूर्वक रहा। पर धार्मिक स्थल का डेवलपमेंट और पर्यटन को सरकार को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। यहाँ दो बातें आई, एज अ प्रोफेशनल बात करूँ, पैसे कमाने की बात करूँ तो मैं बोलूँगा हाँ पर्यटन बढ़ेगा, बट एज अ भारतीय बात करूँ तो धार्मिक स्थलों की बात को लेके उसमें कोई वित्तीय चर्चाएं डालना मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत होगा। तो सरकार का भी मेरे हिसाब से ये मानसिकता नहीं है कि धार्मिक स्थलों को वो ऐसा देख के 300 करोड़ रुपए इसलिए डाले कि उससे टूरिज्म बढ़े। सरकार का कहीं ये उद्देश्य नहीं लगता मुझे लगता है सरकार चाहती है कि आम आदमी की आस्था के जो प्रतीक है वो प्रतीक बने रहे। टूरिज्म नो डाउट बढ़ेगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दोगे, हर जगह की साफ सफाई अच्छी कर दोगे, बाहर का व्यक्ति आना चाहेगा। आज हम भी कहीं बाहर जाते हैं, यही दो चीजें देखना पसंद करते हैं। लोकेश जी, मुद्रा लोन की अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर इसे सीधे सीधे तौर पर हम देखें तो ये ऐसी बात थी कि लायबिलिटी क्रिएट करने में सहूलियत प्रदान करना, अगर एक नॉर्मल भाषा में इसे कहें तो। इसी तरीके से स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारे लोन और फ्रीबीज की घोषणाएं की गई थी, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि स्टार्टअप्स ऐसे बहुत सारे थे जो डूब भी गए। तो इसको किस तरीके से क्या चेंजेस सरकार को करने चाहिए? जो फ्रीबीज बांटते हैं या जो हम लोन की फैसिलिटीज को इजी करते हैं, क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए कि पात्र जो व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, उसका चुनाव ठीक से किया जा सके, और जो लायबिलिटी हम दे रहे हैं, एक तरह से लायबिलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं।
तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि स्टार्टअप्स को लेके क्या रहना चाहिए। स्टार्टअप्स को लेके अगर हम बात करें तो अभी और कुछ इसे भी स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया था। बिल्कुल, स्टार्टअप्स को लेके अगर हम चर्चा करें तो स्टार्टअप्स को लेके सरकार ने काफ़ी सारे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं। सरकार स्टार्टअप्स की मदद कर रही है। नो डाउट 90% स्टार्टअप हमारे देश में ऐसा कहा जाता है डूब जाते हैं और 10% कंटिन्यू रहते हैं, पर उन 10% में इतना पोटेंशियल होता है कि वो उन 90% के लॉस को कवर अप कर दे। तो स्टार्टअप पे तो जितना पैसा खर्च करे करना चाहिए, लोगों को डेवलप करना चाहिए ताकि नए बिजनेस आइडियाज आते रहे। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें, अगर देखा जाए आशा सहयोगिनियां, महिला वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। जो महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, आशा सहयोगिनी के रूप में काम कर रही है, हर गांव में ये महिलाएं हैं, इनका नेटवर्क है और उनका मानदेय बढ़ाने का कई बार प्रदेश में देखा गया था। स्ट्राइक की गई थी, महिलाएं जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक करके अपने मानदेय को बढ़ाने की बात कर रही थी। 10% उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार पर इसका भी वित्तीय भार आने वाला है। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो आंगनबाड़ी की अपनी सभी महिला बहनें हैं, इनके लिए सरकार की योजनाएं काफ़ी बेहतरीन है और सरकार इनको और बेहतरीन बनाने के ऊपर कार्य कर रही है। तो आपने जो बात की वित्तीय भार की, तो देखिए ये वित्तीय भार तो हमेशा से रहना है और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये काम आंगनबाड़ी की महिलाएं अगर कार्य करना कम कर दे तो आपके ऊपर जो दूसरे भार आने वाले हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मेरे को लगता है एक कर्जा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सरकार को इस भार की कहीं पे भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें और भी पैसा डालने की आवश्यकता है तो डालना चाहिए। इसमें पैसा वित्त इकट्ठा करने के, पैसा एकत्रित करने के और भी कई तरीके हैं। उन तरीकों पे मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस करें। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ डेवलपमेंट निरंतर रूप से होते रहना चाहिए। बिल्कुल। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण उसके परिणाम स्वरूप विरासत में बड़ा कर्ज मिला, ये वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण के दौरान जिक्र किया। किस नज़र से देखते हैं? अंतिम 6 महीने में जिस प्रकार की घोषणाएं की गई थी, चाहे वो मोबाइल बांटने की बात की जाए, चाहे फिर वो मुफ्त बिजली का जो क्राइटेरिया था वो 100 यूनिट का कर दिया गया था, ये तमाम जो घोषणाएं थी वो चुनावी वर्ष में की गई थी। तो क्या वो घोषणाएं प्रदेश के वित्तीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, जिसके कारण आज जिक्र करना पड़ा विधानसभा में, या फिर बीजेपी सरकार उस वित्तीय व्यवस्था को समझ नहीं पाई है? देखिए, जब मैं आज हमारे माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो जब उन्होंने ये बात बोली कि पिछली सरकार ने काफ़ी भार दिया, तो एक एग्रेशन उनके बातों में नज़र आया। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, अगर आप उसको वापस देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने ये बात बोली। पर क्या ये बात राजनीतिक थी? क्योंकि राजस्थान का ये रहा, पिछले हम 20 साल का अगर ट्रैक देखें, हर बार सरकार 5 साल में परिवर्तित हो रही है। तो ये तो हर बार जब भी कोई भी सरकार आती है और पहला बजट पेश करती है तो वो सबसे पहला जो अपना बात है वो यही रखती है कि पिछली सरकार ने हमें भार दे दिया। मैं मानता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने लास्ट के 6 महीने में काफ़ी सारी योजनाएं लगाई। उससे उन 6 महीनों में अचानक से इतना वित्तीय भार पड़ा, तो ये स्टेटमेंट आना लाजमी था। ये एक आम आदमी को भी दिख रहा था कि राजस्थान सरकार पे वित्तीय भार इतना अधिक पड़ चुका है। तो जो बात आम आदमी को पता है, वित्त मंत्री जी ने वही बात दोहराई, परंतु इतने एग्रेशन में दोहराई। तो सरकार को ये देखिए कष्ट तो है ही, तो सरकार का अतिरिक्त भार जो बजट से पड़ा वो है, परंतु पिछला भार अपनी जगह है। उसका कोई नज़रिया प्रस्तुत करना, तो देखिए चुनावी वर्ष था, आज से जब हम 5वें साल के अंत में पहुंचेंगे, क्या पता हमारी सरकार यहाँ से, मतलब जो राजस्थान सरकार, वो भी कुछ ऐसी घोषणाएं कर रही है जो आप बोलेंगे कि नहीं ये अचानक से चुनावी वर्ष की घोषणाएं हैं। तो ये तो देखिए हर 5वें साल के अंत में इस प्रकार की घोषणाएं की जाती है। तो ये एक चुनावी एंगल है जिसपे कोई भी वित्तीय कमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। लोकेश जी, जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो ये है कि क्या लाभ जनता को दिए गए, क्या फ्रीबीज दी गई, या कौन सी ऐसी घोषणाएं थी जिनसे राहत मिलेगी गरीब तबके को या महिला वर्ग को या युवाओं को। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि ये जो राहत प्रदान की जा रही है उसकी इनसोर्स क्या है, वो किस तरीके से देख के ये घोषणाएं प्रिपेयर की जाती हैं।
देखिए, सरकार जब भी कोई घोषणा लागू करती है तो उससे पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाती है। जी। मीन्स सरकार को अगर कोई भी स्कीम लगानी है तो सरकार पहले उसका एक टेस्ट वर्जन चलाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के दौरान जब दवाई की टेस्टिंग की गई, तो वैसे ही स्कीम की भी टेस्टिंग की जाती है। डेटा लिया जाता है कि कितने लोग, पायलट प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो सरकार पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद ही कोई भी स्कीम को लागू करती है। तो जब सरकार पायलट प्रोजेक्ट चलाए तो ये डेटा जो सरकार इकट्ठा करती है, उन डेटास की एक्यूरेसी पे वर्किंग करनी देखिए बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यकता है। समस्या यहीं पे भी है, जो आज हम किसी भी प्रकार की चर्चा करें, समस्या यही है कि डेटा जो सरकार इकट्ठा करती है और जो एक्चुअल चीज़ है उसमें वेरिएंस कितना है, ये ढूंढने के लिए भी सरकार को अगर वर्किंग करनी पड़े तो करनी चाहिए। और ये वेरिएंस आइडेंटिफाई होने से पता लग पाएगा कि स्कीम कितने बेहतरीन रूप से लागू हुई। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल के तौर पर इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? कौन सी चीज़ों को मिसिंग आप मानते हैं जो इस बजट में होनी चाहिए थी, जिससे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बनती और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को राहत भी मिलती? क्योंकि हर एंगल पे सोचना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि पेनल्टीज को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था, आम आदमी को राहत मिले या ना मिले, लेकिन सरकार का बजट नहीं गड़बड़ाना चाहिए था, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, क्योंकि आप हर जगह जब फाइल रिटर्न करते हैं तो टैक्सेशन का बहुत बड़ा महत्व रहता है। लेकिन सरकार को इस एंड पे भी जाकर के देखना पड़ता है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा, क्या 2 वक्त की रोटी भी उसे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उसको अगर राशन नहीं मिलेगा, मुफ्त का अनाज नहीं मिलेगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इस बात को भी उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो बैलेंसिंग एक बजट, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि ये बजट पैसे वालों का बजट है, ये बड़े घराने के जो लोग हैं उनको राहत देने वाला बजट है, इसमें आम आदमी को कोई कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में एक प्रोफेशनल के तौर पर आप इस बजट को कैसे, किस नजर से देखते हैं? कौन से प्रावधान इसमें होने चाहिए थे जिसमें राजस्थान में रेवेन्यू जनरेशन होता? क्योंकि राजस्थान के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं रेवेन्यू जनरेट करने के अदर राज्यों के बनिस्बत। तो देखिए, प्रोफेशनल के तौर पे अगर मैं बात करूं और इस बजट को केवल हम देखें कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम में इसका क्या महत्व रहेगा, तो अभी ये संपूर्ण बजट के रूप में एज ए प्रोफेशनल मुझे नहीं दिखता। तो मेरे को वेट करना रहेगा कि ये अंतरिम बजट के बाद जो फाइनल बजट आएगा, पूर्ण बजट जिसे कहा गया, तो पूर्ण बजट के अंदर क्या रखा जाता है वो देखना पड़ेगा। पूरा नहीं है। आपने जो बात बोली, मैं इस पर 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा। आप बोलते हैं कि भाई पेनल्टीज को लेके आम आदमी की सोचनी चाहिए। देखिए, केंद्र में भी सरकार ने अपने इरादे फिक्स किए हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न एक दिन भी लेट करते हैं, एक दिन भी, तो सरकार ने सीधे 1000 रुपये का चार्ज रख दिया है। तो उसमें भी एमनेस्टी स्कीम निकाल दो, उसमें भी अचानक से बोल दो कि जो जना रिटर्न भरना भूल गया है, कोई बात नहीं, अब भर दो। पॉइंट ये है सर, और ये बहुत चिंता का विषय भी है, आपने कोई गलती कर दी और आपने उसकी पेनल्टी भर दी और आपने अपनी गलती को सुधारा, और मैंने वो गलती जारी रखी और एमनेस्टी स्कीम में मैं बाहर निकल गया। तो बताइए कौन सही है, आप या मैं? तो क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव से पहले की एक चुनावी रेवड़िया है? देखिए, चुनाव को लेके एज ए प्रोफेशनल मेरे को इतनी जानकारियां नहीं है, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा कि लोकसभा से पहले सरकार को क्या एमनेस्टी स्कीम निकालनी चाहिए है या नहीं। पर मेरा यही मानना है, अगर किसी एक के ऊपर पेनल्टी लगी और दूसरे पे नहीं लगी, तो ये जिसने पेनल्टी दी उसके साथ गलत है। बिल्कुल ये है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका वाहन है वो कबाड़ बन चुका है और उसका टैक्स पेंडिंग ही पड़ा है, कागजों में वो टैक्स पे टैक्स, पेनल्टी पे पेनल्टी होकर के वो आज भी उस विभाग का बहुत बड़ा गुनहगार एक तरीके से है, उसको कहीं भी कोई दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा, प्रॉब्लम उसको आएगी। एमनेस्टी स्कीम सरकार ने दे दी, उसको अगर वहां से एग्जम्पशन मिल जाता है, अगर वो सॉलिड होता, उसकी अगर परिस्थिति ऐसी होती, तो वो शायद इस प्रकार की फॉल्ट नहीं करता। तो क्या वो फॉल्ट उससे जाने अनजाने में हुई है या परिस्थितिवश जो हुई है उसको राहत अगर सरकार ने दे दी है, तो ऐसे में? इधर दूसरी बात को बीच में टोकूंगा, और दूसरी बात मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, आपकी बात सही है कि जिसने अनइंटेंशनली गलती होती गई उसको छोड़ना है। अरे पर जांच तो करके छोड़ो। समस्या सर क्या है कि जब सरकार कोई स्कीम निकालती है तो सारे ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे हमसे तो गलती हो गई। आज अगर आप खुद देखिए, किसी ने गलती की और सरकार एमनेस्टी स्कीम निकालेगी या कोई से भी स्कीम निकालेगी, तो सामने वाला ये बोलेगा क्या कि मैंने जानबूझ के गलती की थी तो मुझे एमनेस्टी स्कीम दे दो। हर कोई व्यक्ति अब यही बोलने वाला है, मुझसे गलती से गलती हो गई। तो क्या गलती से गलती हो गई सब कह रहे हैं, तो क्या ये जांच की जानी चाहिए? सरकार को इधर एक जांच का भी एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम देने से पहले एक संपूर्ण रूप से जांच रिपोर्ट सबमिट हो,
कि हर एक प्रत्येक यहाँ एक केस टू केस बेसिस हर एक केस को देखा जाए। गवर्नमेंट के पास खूब सारे रिसोर्स है जांच करने के, उनकी जांच करे और दे। अब तो क्या होगा, स्कीम निकाल दी, हर कोई अपनी फाइल लेके आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे से तो गलती हो गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विषय है कि सरकार ने बोल दिया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जब आप देखेंगे तो यही होगा कि 100% लोग जिन्होंने गलतियां की है वो बनने वाले हैं कि जी हमसे गलती से गलती हो गई। जी लोकेश जी, एक बात मैं और आपसे समझना चाहूंगी कि जनता जो टैक्स पे करती है वही रेवेन्यू होता है सरकार का। तो ऐसे में जब चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी भाजपा की सरकार हो, जो भी सत्ता में होता है वो यही कहता है कि पूर्ववर्ती सरकार जो है वो कर्ज में बुरी तरह से राज्य को डुबो गई है। तो क्या बजट में इस तरह की प्लानिंग नहीं दिखनी चाहिए क्या कि इस नुकसान को किस तरीके से कम किया जाए, जो घाटा राज्य को हो रहा है उसको किस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज किया जाए, क्योंकि भुगतना जनता को है, जेब जनता की ही कटेगी। लेकिन इस बजट में क्या जनता ये नहीं देखना चाहती है क्या कि हमारे राज्य का जो कर्ज है उसको कम करने के लिए क्या प्रावधान है? सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनती है, जो आपने जी। बहुत अच्छी बात बोली कि भी जी। क्या सरकार का ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए कि हम इसको कम कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्लानिंग। आज हम 2034 तक की बातें करते हैं, बिल्कुल। सब अच्छा है, विजन देखिए, डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो- लेकिन राज्य का जो कर्ज है उसको पाटने का कोई विजन नहीं है। विजन नहीं है। तो इसको एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारा 5 साल का ये भी प्लान है। जी। ये स्टेटमेंट दीजिए कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन साथ में ये भी 5 साल का एक विजन दे दीजिए कि हम इसको कैसे कम करने वाले हैं, हमारी जी। क्या नई योजनाएं हैं। अगर ये एक पॉइंट जो आपने कहा बहुत अच्छी बात, इसको भी अगर हम डालें तो मेरे हिसाब से ये आपको 4 महीने का बजट नहीं लगेगा, आपको ये बिल्कुल। 5 साल का बजट लगने लग जाएगा, बिल्कुल। जिसमें आप इंतजार करेंगे कि अगली प्लानिंग क्या होगी। तो बिल्कुल। ये इंतजार करने वाला बजट नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है ठीक है 4 महीने, देखते हैं आगे क्या होता है। जी आगे चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। फिलहाल लोकेश जी, जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, यहां पर रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जा रही है, यहां उद्योगों को प्रमोट करने की बात की जा रही है, स्टैंप ड्यूटी को लेकर अगर बात की जाए तो नई कंपनी को रजिस्टर कराने पर स्टैंप ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, जो बजट से पहले कर दिया गया था, और बजट में इस प्रकार की कोई राहत देखने को नहीं मिली थी। तो उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी हाल ही में 3 दिन पहले बजट से पूर्व ही राजस्थान सरकार ने जो नई कंपनी अगर कोई रजिस्टर कराना चाहे राजस्थान में, उस पर स्टैंप ड्यूटी 5,000 कर दी है। ये पहले मात्र 1,000 रुपए थी, तो मतलब 5 गुना बढ़ा दिया गया उसको। हाँ, और इस बारे में कोई चर्चा या कोई आप देखेंगे कहीं पे भी सरकार का कोई कमेंट ही नहीं है इस बात पे। कंपनी का क्राइटेरिया है या फिर कोई भी कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएगा कोई तो उसको भी- 5,000 रुपए पे करना ही करना पड़ेगा? देखिए, जब भी कंपनी रजिस्टर होती है, आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ कि कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर होती है, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं आरओसी उसको कंट्रोल करता है। तो ये सेंट्रली गवर्न चीज़ है। इसमें देखा जाए तो स्टेट का कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं है, परंतु स्टेट अपना एक स्टैम्प ड्यूटी टैक्स जो है वो इन कंपनी बनाने पे लेती है। ये पहले भी लेती थी, पर अचानक से ये बाहर बढ़ा के 5,000 कर दिया गया और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, बढ़ावा देने की, अब नया स्टार्टअप में रजिस्टर कराने गया, एक तरफ आपने बात की मुद्रा लोन की, तो मेरे ऊपर एक 5,000 का एक एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी बनाने का। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल इसमें एक और सप्लीमेंट्री सवाल बन रहा है कि अगर एक कंपनी है जिसमें मैं केवल 10 लोगों को रख करके मेरी कंपनी चलाना चाह रहा हूँ, छोटी कंपनी है, मेरा स्टार्टअप है, एक है कि मैं एक लार्ज स्केल पे कंपनी रन करना चाहता हूँ, मैं 1,000-2,000 लोगों को एम्प्लॉय रखूंगा, मैं भी वही 5,000 रुपये पे करूंगा, और जो 10 लोगों को लेकर के कंपनी चलाना चाह रहा है उसको भी क्या 5,000 पे करने पड़ेंगे? ये इसमें क्राइटेरिया है। हालांकि आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सेंट्रलाइज तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, स्टाम्प ड्यूटी जो बनाई गई है, तो उसमें कोई वैरायटी तय की गई है कि इसमें इतने लेवल की जो कंपनी, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनके स्टैम्प ड्यूटी में कोई उससे लेवल से फर्क पड़ता हो? देखिए, स्टैम्प ड्यूटी राजस्थान सरकार निर्धारित करती है, बाकी सारे चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो राजस्थान सरकार ने बढ़ाई है। अब आप चाहे बड़ी कंपनी खोले, चाहे 1 करोड़ के कैपिटल के साथ खोले, पर ये स्टेट टैक्स है। नहीं, स्टेट टैक्स है,
लेकिन क्राइटेरिया तय करना चाहिए। अगर कोई 10 लोगों को अब लेकर तय नहीं कंपनी किया होगा। स्टार्टअप करना चाहता है और एक आदमी 1000 लोगों की कंपनी, बड़ी कंपनी खोलना चाह रहा है, उसके लिए 5000 कुछ भी नहीं है, वो चुटकी के बराबर है। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्टार्टअप कर रहा है, एक रुपया जोड़ करके स्टार्टअप में लगा रहा है, उसको 5000 रुपए जाते ही पे करना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल जी, ये फर्क पड़ेगा। बड़ी कंपनियों को, जिनके पास पैसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5000 से। और जो नया स्टार्टअप लेके आ रहा है और वो कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है ताकि स्टार्टअप के बेनिफिट मिल तो सके। कुल मिलाकर अगर आप कह रहे हैं कि 1000 से 5000 कर दिया गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर छोटी कंपनी है तो उसको 1000 पे रख दो, बड़ी कंपनी कोई खोल रहा है तो 5000 की बजाय 50000 का टैक्स करो, क्या फर्क पड़ रहा है? पर सरकार ने जी ये नहीं सोचा ना। सरकार को अगर ऐसा किया जाता है, जो मैं बता रहा हूं कि अगर पुरानी जो पॉलिसी थी 1000 रुपए में उसको स्टैंप ड्यूटी लगती थी, छोटी कंपनी का क्राइटेरिया तय कर दे, 10 लोगों की कंपनी है, 50 लोगों की कंपनी है, उसको केवल 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, और जो कंपनी लार्ज स्केल पे जानी है उसको 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ऐसा अगर किया जाता है तो बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? देखिए, अभी जो मैंने इधर दो बातें बोली, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्जेस और एक स्टेट गवर्नमेंट के चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्ज कंपनी की कैपिटल पर निर्भर करते हैं। जितनी ज़्यादा आप कैपिटल रखेंगे, वो क्राइटेरिया जो आपने बोला बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। लेकिन हम बात करें वो स्टैम्प ड्यूटी की, तो उस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला कि छोटे तबके की कंपनी को, जहां कम लोग मिलकर चालू कर रहे हैं, मतलब अगर मेरी कंपनी का कैपिटल 1 लाख है तो मुझे आरओसी चार्ज और 5000 रुपये देने हैं, और अगर मेरी कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ है तो मुझे आरओसी चार्ज और 5000 रुपये देने हैं। तो ये 5000 की लिमिट राजस्थान सरकार ने फिक्स रख दी है और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की जा रही। तो मेरे हिसाब से एक आम आदमी को जो नया बिजनेस करना चाह रहा है, नया स्टार्टअप लाना चाह रहा है, नई बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको ये 5000 रुपये की चिंता शायद सताएगी। जी, और लोकेश जी, बिल्कुल कंपनीज एक्ट की अगर बात करें और अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें और कौन कौन से ऐसे चार्जेस है जो नए स्टार्टअप्स को देने होते हैं? देखिए, कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में इतना कोई बड़ा चार्ज नहीं है स्टार्टअप पे, जबकि हम बात करें तो स्टार्टअप्स को तो काफी सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप को एग्जम्पशंस भी है इनकम टैक्स के अंदर, काफी सारी चीजें उनको माफ है, काफी सारी फाइलिंग उनको कंपनीज एक्ट में माफ है, इजी लोन फैसिलिटी भी सरकार ने दे रखी है, तो सब अच्छा है। तो जब केंद्रीय सरकार ने सब अच्छा कर रखा है तो हमारी राजस्थान सरकार ये 5000 रुपए क्यों बढ़ा के इसको अतिरिक्त भार के रूप में पेश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े सीए लोकेश कासर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ मेरी सहयोगी भारती उत्कर्ष जैन जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।